जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। एपिसोड नंबर कौन सा है? 14। ठीक है, यानी कि पिछले एपिसोड नंबर 13 तक हम लोग वीडियो को डाल चुके थे यूट्यूब पे। जो जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग जो है, यानी कि ये प्रचंड सीरीज के माध्यम से, ठीक है, हम लोग रेगुलर, कौन सा रेगुलर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 गो हल करते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के गो हल करते हैं 10 गो। ठीक है, यानी कि इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे जो जो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। ठीक है, कहता है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखेंगे एक मोटर जो चलता है, कहाँ मोटर बोट जो होता है, नाव जो होता है, कहाँ पर चलता है? पानी में, नदी में। देखेंगे इसमें से क्या होता है, जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कि ये नदी है। ठीक है, ये कौची है? नदी की ये धारा इस तरह से बह रहा है। ठीक है, अब देखेंगे जब नदी की धारा बह रही है इस तरह से, तो इसमें जो होगा हमारा नाव भी चलेगा और प्लस में धारा का भी गति होता है, पानी का भी गति होता है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें कौची होता है, देखेंगे अगर हमारा नाव इधर से जा रहा है और धारा भी इधरे बह रहा है, ठीक है, तो दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो चाल जुट जाता है। चाल कुछ हो जाता है, जुट जाता है, यानी कि दोनों का चाल आपस में कुछ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि नाव इधर जा रहा है और पानी इधर बह रहा है तो इसमें चाल कुछ हो जाएगा, घट जाएगा। कुछ हो जाएगा, चाल घट हो जाएगा। और यही जस्ट उल्टा होता है कहां पर? जमीन पर। ठीक है, जैसे कि कोई जमीन पर रेल चल रहा है, अगर एक ही दिशा में दो विपरीत ट्रेन आ रहा है तो चाल उसमें जुट जाएगा। अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल कुछ हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखेंगे मोटर बोट की चाल दिया हुआ है स्थिर जल में। ठीक है, तो यहाँ पे अति, और उसके बाद कोची बोला है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। 1 घंटा अधिक लेता है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ समझ गए ना कि अगर एक ही दिशा में धारा और नाव जा रहा है तो चाल जुट जाएगा, अगर विपरीत दिशा में आ रहा है तो चाल कुछ हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, तो देखेंगे अब हमारा धारा की चाल नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना सा बोला है कि एक होता है प्रतिकूल। ठीक है, एक होता है कौन सा? प्रतिकूल। और एक होता है कौची? अनुकूल। कौची होता है? अनुकूल। प्रतिकूल मतलब कौची? विपरीत दिशा में। प्रतिकूल मतलब कौची? विपरीत दिशा में। और अनुकूल मतलब कौची? एक ही दिशा में। अनुकूल मतलब कौची होता है? एक ही दिशा में। तो देखेंगे कहता है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, इसको जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा ये जो प्रतिकूल है ये 1 घंटा अधिक लेता है। ये कौन लेता है? 1 घंटा अधिक लेता है। देखेंगे वही कह रहा है धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। कौन 1 घंटा अधिक लेती है? यानी कि प्रतिकूल जो जाता है, अगर ये अनुकूल में, अगर हमको 4 घंटा लग रहा है अनुकूल जाने में, अगर 24 किलोमीटर दूरी तय करने में हमको 4 घंटा लग रहा है, तो वही प्रतिकूल दूरी तय करने में हमको लगेगा कितने घंटा? 5 घंटा। कितने घंटा लगेगा? 5 घंटा। तो देखेंगे एक समय बराबर कुछ होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। अगर दोनों को समय को बराबर करना है, या तो इसी में एक जोड़ देंगे तो ये भी 5 घंटा, ये भी 5 घंटा हो जाएगा कि नहीं? या तो इसी में एक घटा देंगे तो ये भी 4 और ये भी कुछ हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए? यानी कि प्रतिकूल, अगर प्रतिकूल और अनुकूल को समय को बराबर करना है तो अनुकूल में 1 घंटा कोची कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये दोनों से आपस में कोची हो जाएगा, बराबर होगा। बनेगा कैसे देखते हैं। अगर नहीं समझे तो देखेंगे सवाल को बनाते हैं, समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखेंगे अब देखेंगे, अब मान लेते हैं कि धारा की चाल। ठीक है, मानेंगे यहाँ पे क्या कि माना धारा की चाल। किसकी? धारा की चाल क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद हमारा दिया हुआ है 9 की चाल दिया हुआ है। ठीक है, 9 की चाल दिया हुआ है।
ठीक है। नाव की चाल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी धारा और नाव का चाल दिया रहेगा तो नाव की चाल हर हमेशा ज्यादा रहेगा, तभी तो वे पार कर पाएगा, अन्यथा कुछ अपने साथ में बहा करके लेके चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे धारा के अनुकूल चाल ज्ञात करेंगे। ठीक है, धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक है, यानी कि जो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखेंगे कि धारा के अनुकूल चाल। ठीक है, अनुकूल चाल। ठीक है, अनुकूल जो चाल हो जाएगा धारा के अनुकूल, यानी कि एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों का चाल कुछ हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 18 प्लस एक्स इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल लिखा हुआ है। ठीक है, तो विपरीत बोले या तो प्रतिकूल बोले, दोनों कोची है, एक ही है, प्रतिकूल चाल। अब यहाँ पे कुछ हो जाएगा, प्रतिकूल में घट जाएगा, प्रतिकूल में कुछ हो जाएगा, घट जाएगा, ये 18 माइनस एक्स इतना किलोमीटर प्रति कुछ हो जाएगा घंटा। ठीक है, अब देखेंगे इसे इधर कर लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल दूरी दिया हुआ है, टोटल दूरी दिया हुआ है कितने किलोमीटर। अब देखेंगे, दूरी दिया हुआ है हमारा 24 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितना दिया हुआ है, 24 किलोमीटर। ठीक है, और एक सूत्र लिखेंगे कौची, कि समय बराबर जो सूत्र होता है वे होता है दूरी बटे का चाल, ये होता है सूत्र। इसी सूत्र पे हम कौची करेंगे, इसको बैठा करके सवाल को बनाएंगे। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। ठीक है, अब यही 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, कोची लगा समय। अब देखेंगे, अब धारा के जो प्रतिकूल जाते हैं और धारा के अनुकूल जाते हैं तो इसकी अपेक्षा इसमें 1 घंटा अधिक लगता है, प्रतिकूल में कितने घंटा अधिक लगता है, 1 घंटा अधिक लगता है। तो दोनों दूरी को आपस में बराबर करने के लिए, ठीक है, दोनों दूरी को आपस में बराबर करने के लिए इसमें एक जोड़ देंगे, एक समय, यानी कि देखेंगे समय बराबर सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चार। तो ये दोनों समय अब आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखेंगे, लिखेंगे ये 24 अब बटे का समय बराबर कुछ होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी चाल, प्रतिकूल में चाल कुछ देखेंगे, प्रतिकूल में चाल है, ये है 18 माइनस एक्स। ठीक है, और ये बराबर, और ये फिर लिखेंगे 24 बटे का, अनुकूल में क्या समय है, अनुकूल में 18 प्लस का एक्स है, तो यहाँ पे 18 प्लस एक्स, और ये प्लस का यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 1, क्योंकि ये समय और ये समय आपस में क्या है, बराबर है। अब इसको आगे में कोची कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, ये दोनों एक जात का है तो ये प्लस में, तो इधर आकर के किस में, माइनस में। ठीक है, तो देखते हैं इसको माइनस में ले आते हैं। ठीक है, तो ये 24 बटे का ये 18 माइनस एक्स माइनस, और ये 24 बटे का 18 प्लस का एक्स, और ये बराबर का इधर कुछ नहीं बचा तो प्लस का एक ही रहेगा। अब सर बोलिएगा कि इधर जो प्लस में था इधर आकर के माइनस में, तो ये प्लस एक्स है इधर आकर के माइनस में, क्योंकि ये दोनों देखेंगे एक ही है, ये क्या है, एक ही है। अगर x का वैल्यू कुछ भी आएगा तो यहाँ पे रख देंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो इधर आकर के माइनस में ही आ जाएगा, तो वही इसलिए उसको उसी में रखते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक में। अगर यहाँ तक में किसी को डाउट, को दिक्कत, को परेशानी तो बताएंगे आप हम। ठीक है, तो देखेंगे, अब इसको हल इस जगह कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, अगर 24 कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इसको 24 को कॉमन ले लिए तो 1 प्लस का 18 माइनस एक्स माइनस 1 बटे का 18 प्लस एक्स, और ये बराबर बटे का 1, यही बचा हमारा। देखेंगे
ये यहाँ पे लिख दे 24। अब ये 24 गुना में है तो उधर जाकर के किस में, भाग में। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखेंगे, इसको लिखेंगे 1/18 - x - 1 ये 18 + x और ये बराबर 1/24। अब ये भिन्न का जोड़ घटाव बन गया। अब यहाँ से आगे बना सकते हैं, देखेंगे। अब अगले पेज पे ला लेते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे अगला पेज पे कौची है, ये है 1/18 - x - 1/18 प्लस का x और ये बराबर 1/24। अब ये नीचे वाला का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या निकलेगा, तो एलसीएम निकलेगा हमारा ये 18 - x और इंटू ये 18 प्लस का x, एलसीएम निकलेगा। ठीक है, नहीं कुछ कटने वाला है तो आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, अब इससे 18 - x से ही दोनों में भाग देंगे तो 18 - x से 18 - x कट जाएगा तो बचेगा 18 + x और 18 + 1 गुना कर देंगे तो ये कुछ हो जाएगा 18 प्लस का x, ये माइनस है तो माइनस। अब ये माइनस आ गया तो यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर जो प्लस में रहेगा माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा प्लस में। अगर प्लस रहता तो ब्रैकेट शुरू नहीं होता, क्योंकि माइनस से प्रतिक्रिया करने में उसका साइन आपस में कुछ हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे अब ये 18 + x से ही दोनों में भाग देंगे तो 18 + x से 18 + x कट जाएगा तो बचेगा कौच यहाँ पे ये 18 माइनस का x, यही बचेगा और बराबर का 1 का कौच हो जाएगा यहाँ पे 24। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे अगर हम आगे ऊपर वाले को कैलकुलेशन करेंगे तो ये 18 + x माइनस का 18 और ये कुछ हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे, जो प्लस में रहेगा माइनस में, जो माइनस में रहेगा प्लस में। 18 प्लस में था तो माइनस में आ गया, x माइनस में था तो प्लस में। अच्छा, नीचे वाला का कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, अगर इसको a माने इसको b तो a - b a + b, तो इसके लिए सूत्र कौची होता है a - b और इंटू a + b बराबर कौची होता है, ये होता है a² माइनस का b²। तो इसके जगह पे क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये लिखेंगे किसका, ये 18 का स्क्वायर और माइनस ये किसका x का स्क्वायर बराबर 1/24। ये होगा हमारा। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएंगे आप हमें। ठीक है, अब इसको आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखेंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये 18 प्लस का और ये 18 माइनस का आपस में कट जाएगा तो बचा क्यों, एगो x मिलके के गो x, 2x और 18 गुना 18 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 324 और ये माइनस का क्या हो जाएगा x² और ये बराबर 1 का कितना हो जाएगा 24 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 24 गुना 2x कर देंगे तो 24 गुना ये 48x और ये बराबर 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा ये 324 और ये माइनस का कुछ हो जाएगा x²। अब ये दोनों को इस पर ले आएंगे, ये प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। तो अब यहाँ से लिखेंगे क्या कि ये x² और ये प्लस का ये कितना, ये 248 कैसे लिख दिए, 24 दूना 48 होगा ना, सॉरी। ठीक है, ये 24 दूना कितना होगा, ये हो जाएगा 48x। तो यहाँ पे प्लस का कितना लिख देंगे, देखेंगे ये हो जाएगा प्लस का ये 48x और ये माइनस का 324। इधर कुछ नहीं बचा तो कौची बचा, 0। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देखेंगे ये बन गया अब द्विघात समीकरण। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो वही कौची होगा हमारा, यानी कि द्विघात समीकरण से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो वही x माने थे किसको, धारा की चाल। तो धारा की चाल पूछ रहा था तो x का यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इक्वेशन जो कह रहा है वो हमारा कौची कह रहा है, देखते हैं। ये है इक्वेशन कि x² प्लस का कितना 48x माइनस का कितना 324 बराबर का 0। अब देखेंगे ये तीनों विधि में से किसी भी विधि से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि, पूर्णविभव विधि, या तो द्विघातीय सूत्र जिसको हम श्रीधाराचार्य सूत्र से भी बना सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से बनाते हैं हम। ठीक है, देखेंगे गुणनखंड विधि बनाने का नियम कुछ होता है, प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में गुना करना। तो गुना करने पर कितना पूर रहा है, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब 324 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 324। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पूरना चाहिए, ये प्लस का 48। अब ये 324 को ऐसी दो भागों में तोड़ेंगे,
ऐसी दो भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, जो कि गुना करने पर माइनस का 324 और जोड़ने या घटाने पर 48। अगर नहीं आता है तो ये 324 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये 324 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा देखेंगे। दो से दो एका दो, दो की 12, दो दूना 4, फिर दो से दो 16 1। अब ये तीन से 27 तिया 81, तीन से तीन नमा 27, फिर तीन से तीन तिया 9, तीन एका 3। सही कटाए ना, दो एका दो, 16 दूना 32, दो दूना 4, दो से दो 16, दो एका दो, 27 तिया 81। ठीक है, अब देखेंगे ये कैसे कटेगा हमरा देखेंगे। ये तीन तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54, और ये तीन दूना 6, तीन दूना 6। अगर 54 में से 6 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 48, और 54 में से 6 अगर चल जाएगा तो 48, और 54 गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 324। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस गुना करने पर तो एक संख्या कौची आ गया, यानी कि प्लस का 54, एगो संख्या कौची आ गया, माइनस का 6। अब दिखाएंगे, अब इसको तोड़ करके यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस का कितना, ये 54x माइनस का कितना 6x, और ये माइनस का 324, और ये बराबर का कौची आ गया 0। देखेंगे लिख दिए यहां से तोड़ करके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे ये जो 48x को दो भागों में तोड़े हैं, आधा भाग यहाँ और आधा भाग यहाँ, कॉमन ले सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हम इसको कौची करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें x है, इसमें x है, इसमें 54 है तो इसमें 54 नहीं है, तो क्या 54 बाहर आएगा, नहीं, तो सिर्फ कौची आएगा x। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का 54 इंटू, ये माइनस है तो माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस रहता तो प्लस कॉमन लेंगे। इसमें 6 तो 324 में भी 6 है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि 54 गुना 6 किए तो 324 पूरा था। तो इसमें भी 6, इसमें x नहीं है तो इसमें x क्या बाहर आएगा, नहीं, तो ये x प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 54, अब बराबर का 0। बोलिएगा कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, माइनस कॉमन लिए तो जो प्लस में रहेगा माइनस में, और जो माइनस में रहेगा प्लस में। ठीक है, अब देखेंगे गुणनखंड हमारा सही है या था गलत। एक अंदर में देखेंगे x प्लस 54 यहाँ भी, x प्लस 54 यहाँ भी है। अगर ब्रैकेट में दोनों एक ही दिख जाए इसका मतलब गुणनखंड सही है, अगर ब्रैकेट में एक ही ना दिखे इसका मतलब गुणनखंड कौची है, गलत है। तो ठीक है, तो देखेंगे दोनों में एक ही है तो इसका मतलब गुणनखंड हमारा क्या है, सही है। समझ गए, अब देखते हैं आगे, इसको लिखेंगे, एक बार अंदर वाला लिख लेंगे और एक बार बाहर वाला लिख लेंगे। ठीक है, तो अंदर में क्या है, ये है x प्लस का 54, ये अंदर में है, और बाहर में ये x माइनस का 6, और ये बराबर का 0। अब इसी दोनों को x का वैल्यू निकालना है तो दोनों को एक बार x प्लस 54 को 0 के बराबर, एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस 54 बराबर का 0, और इधर x माइनस का 6 बराबर का 0। तो इधर हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में तो उधर जाकर के ये माइनस का 54 हो जाएगा। ठीक है, और ये x बराबर ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी चाल चलते हैं तो क्या उसका मान ऋणात्मक में आता है, नहीं, लंबाई, दूरी, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन ज्ञात करेंगे, उसका मान ऋणात्मक में नहीं आता, उसका हर हमेशा मान धनात्मक में आता है। इसलिए ये ऋणात्मक मान कौची हो जाएगा, नहीं होगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 6। x का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब यहाँ पे हमको धारा की चाल पूछा था, तो धारा की चाल क्या माने थे, तो धारा की जो चाल था, ठीक है, धारा की जो चाल था वो x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का वैल्यू कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल निकल गया, किसका, धारा की चाल। यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखेंगे यहाँ से बनाए थे, यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ तक में आ गया। ठीक है, और दूसरा यहाँ से x का मान वैल्यू आ गया यहाँ तक में। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखेंगे, अब कहता है कि y का मान निकाले जिसके लिए बिंदुओं P2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब देखेंगे जैसे कि सपोज दैट मानेंगे। ठीक है, पहले सवाल को समझ लेते हैं। ये मान लीजिए बिंदु P है और ये बिंदु मान लीजिए कौची है, Q है। यहां से यहां तक का दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक। कितनी मात्रक दिया हुआ है, 10 मात्रक। समझ गए, और P का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 2, -3, यानी कि 2, -3 ये दिया हुआ है, और Q का निर्देशांक दिया हुआ है 10, y। अब कहता है ये y के जगह पे कौन सी संख्या आएगा जो कि ये दोनों बीच की दूरी कितना होगा, 10 मात्रक होगा। कितना दूरी होगा, 10 मात्रक। समझ गए, तो यहां पर हम
हम दूरी बराबर सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो दूरी बराबर सूत्र प्रयोग करने के लिए कौची होता है, ये होता है x2, देखेंगे ये हुआ x1 और ये हो गया y1, ठीक है, और ये हो गया x2 और इसे हो गया हमारा y2, ठीक है। अब देखेंगे दूरी बराबर सूत्र होता है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये होता है x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट। इसी पे हम बैठा देंगे तो हमारा सवाल कुछ हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सवाल को बनाते हैं यहाँ से, ठीक है, देखेंगे। तो दूरी बराबर सूत्र लिखेंगे, तो दूरी किसकी, पी क्यू की, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बराबर, दूरी बराबर सूत्र कौची होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 मात्रक, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 और x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 और इसी का कोची होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू कोची दिया हुआ है y माइनस y1 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो और इसी पर कोची रहेगा अंडर रूट और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे ये 10 बराबर 10 में 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो ये 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अब प्लस ये y, ये माइनस ये भी माइनस, ब्रैकेट है छोटी क्रिया, तो ब्रैकेट का कहानी खत्म करेंगे तो ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो कुछ हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा y प्लस का 3 और इसी का क्या रहेगा होल स्क्वायर और इसी पर कुछ हो जाएगा अंडर रूट। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखिएगा कि देखेंगे अगर हमारा ये इधर स्क्वायर रूट है बराबर किस फॉर्म में आएगा तो किस में बन जाएगा स्क्वायर में, किस में बन जाएगा स्क्वायर में, तो ये 10 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा हमारा, देखेंगे है जगह यहाँ ये 10 का स्क्वायर अब बराबर ये 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 8 64 प्लस, अब यहाँ से एक स्टेप लिखिए देते हैं, ठीक है। देखें ये बचा को चाहिए 8 का स्क्वायर अब प्लस ये y प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे अब यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 धांग की 100 बराबर, और ये 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 8 कितना 64 अब प्लस यहाँ पे। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र पे तोड़ सकते हैं, तो देखेंगे a प्लस बी का जो होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है वे होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab और ये प्लस का बी स्क्वायर, इसी सूत्र पे इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो देखेंगे a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है 3 है और ये प्लस 3 का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर, तोड़ दिए। अब देखेंगे ये 100 अब बराबर ये 64 और ये प्लस का कुछ हो जाएगा y स्क्वायर, ये 2 तिया 6y और ये प्लस का 3 तिया 9, ठीक है। अब ये 100 इधर प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा कोची हो जाएगा इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0, तो ये हो जाएगा ये y स्क्वायर और प्लस का 6y, अब ये 64 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 73 और ये माइनस का कितना 100 हो जाएगा, तो ये 0 बराबर ये y स्क्वायर ये प्लस का कितना 6y, अब 100 ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा, ये अभी देखेंगे अब 100 में 73 चल जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है। देखेंगे अब ये 100 में 73 जो चल जाएगा 10 में 3 गयो कितना 7, 9 में 7 गयो कितना 2, अब बड़का साइन माइनस का है तो यहाँ पर किसका साइन माइनस का, अब इसको इस पार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस का 6y और ये माइनस का 27 बराबर का 0। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब किसी भी विधि से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि सबसे आसान होता है, ठीक है। तो देखेंगे अब इसको क्या करेंगे, देखेंगे गुना करने पर कितना पूर्णा चाहिए माइनस का 27, तो 9 तिया 27 हो जाएगा और जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए प्लस का 6, तो 9 तिया 27, 9 में 3 गया 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको अगर हम गुना करके लिखेंगे तो ये y स्क्वायर प्लस का कितना 9y माइनस का कितना 6 नहीं 3 होगा यहाँ पे सॉरी 3y और ये माइनस का कितना 27 और ये बराबर का 0, क्योंकि 9 तिया 27, 9 में 3 गयो कितना 6, ये माइनस है,
ठीक है। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। अब देखें ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा y इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा y प्लस का 9 और यहाँ पे माइनस का 3 और y माइनस का कितना हो जाएगा 3 कॉमन लिए थे ये 9 और ये बराबर का कितना 0। ठीक है। अब देखेंगे अब यहाँ से इसको बनाएंगे। ठीक है। तो देखेंगे अब दोनों घरवा में एक ही है, इसका मतलब सही है, एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला। तो लिखेंगे ये y प्लस का 9 और इंटू वाई माइनस का कितना 3 और ये बराबर का कुछ हो जाएगा 0। तो ये y प्लस का 9 बराबर का 0, क्योंकि जस्ट अभी तुरंत ही सीखे थे पूरा डिटेल्स में कि कैसे कैसे करना है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कौची y बराबर का माइनस का 9, क्योंकि ये प्लस का 9 है उधर जाकर के किसमें माइनस का 9, तो ये y बराबर इधर कौची है प्लस का 3। देखेंगे अब यहाँ से अब ये द्विघात समीकरण है और ये दूरी पर सूत्र है, इसमें प्लस और माइनस दोनों का वैल्यू होगा। किसमें होगा प्लस और माइनस। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है उसमें प्लस और माइनस दोनों का साइन आएगा, तो इसलिए y के जगह पे हम ये माइनस का 9 भी लिख सकते हैं और ये प्लस का 3 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर यानी कि दोनों मान क्या है संभव है। दोनों मान क्या है संभव है। कोई दिक्कत यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना। ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यू है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। देखेंगे एक शंकु है। ठीक है। ये बन गया हमारा शंकु, ये शंकु है और ये है हाइट जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, और ये केंद्र हो गया। ठीक है। यहां से मिलाएंगे तो कौन कहलाएगा ये त्रिज्या। ठीक है। हमारा जो है ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये जो ऊंचाई है ये है कितने सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ये। ठीक है। और त्रिज्या नहीं पता, लेकिन ये पूरे का आयतन दिया हुआ है 100 पाए। ठीक है। आयतन दिया हुआ है। ठीक है। कितना दिया हुआ है 100 पाए। अब हमें पूछा है कि इसका तिर्यक ऊंचाई ये जो कोनमा वाला है। ठीक है। इसी तरह जो टेढ़ा है इसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, ठीक है, यानी कि L बराबर ये h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। हमें h तो पता है, क्या r पता है नहीं, लेकिन हम यहाँ से r पहले निकाल लेंगे उसके बाद हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो देखेंगे हमें दिया क्या क्या है उस पर पहले हम ध्यान देते हैं। ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है। ठीक है। कौन सी दिया हुआ है आयतन। आयतन जो दिया हुआ है वे कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100 पाए। और ये जो शंकु की ऊंचाई है, ठीक है, कौची है, ये जो शंकु की ऊंचाई है वे दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या नहीं पता तो त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं, त्रिज्या बराबर वाट। ठीक है। अब देखेंगे तो त्रिज्या निकालने के लिए तो शंकु का आयतन बराबर सूत्र लिखना पड़ेगा। तो शंकु का जो आयतन बराबर सूत्र होता है, ठीक है, शंकु का जो आयतन बराबर जो सूत्र होता है वे हमारा क्या होता है, वे होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सूत्र। ठीक है। देखेंगे शंकु का जो आयतन बराबर सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे अब हमें शंकु का आयतन जो है ना दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ है कितना, ये 100 पाई दिया हुआ है बराबर 1/3। अच्छा ये जो है शंकु जो होता है ना बेलन का 1/3 भाग होता है। ठीक है। इसलिए बेलन के आयतन में 3 से भाग दे देते हैं तो शंकु का आयतन निकल जाता है। और ये पाई आर का वैल्यू नहीं के तो आर स्क्वायर और एच का वैल्यू कितना है 12। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए 12। ठीक है। अब देखेंगे इसको इस तरह से लिखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है। गुना में कौची ये आर स्क्वायर और गुना में कितना 12। ठीक है। अब बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं। ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे ये पाई से ये पाई कट जाएगा, पाई का वैल्यू कहानी खत्म हो गया। अब देखेंगे ये 3 चौके 12। ठीक है। अब इधर जो बचा हमरा, इधर क्या क्या बचा देखेंगे, इधर हमरा बचा 100 और इधर बचा कितना ये 4, इन 3 चौके 12 और ये आर स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर। ठीक है। हमको चाहिए r। अब ये आर स्क्वायर के साथ में 4 गुना में इधर आकर के किस में भाग में, तो अच्छा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ये 100 बटे का 4, ये 4 से कितने बार में 25 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो यहां से अब हम निकाल सकते हैं
आर का वैल्यू, तो आर बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 25, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 5। अब देखेंगे इधर स्क्वायर है तो उधर रूट बनेगा तो प्लस माइनस में होगा, लेकिन अब यहाँ पे किसी की त्रिज्या है, त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए हर हमेशा धनात्मक का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब आर का वैल्यू पता चल गया, और जब आर का वैल्यू पता चल गया तो अब यहाँ से तिर्यक ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र कौची होता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक जो ऊंचाई होता है, ठीक है, देखेंगे ये तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बाद में एच स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस पर रहेगा अंडर रूट, इस पर कौची रहेगा अंडर रूट। ठीक है, तो देखेंगे एच का वैल्यू कितना, तो ये 12 का स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना, ये 5 का स्क्वायर, और इसी पर कौची रहेगा अंडर रूट। तो बराबर है 44 से और 5 25 पर अंडर रूट, तो दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169 पर अंडर रूट, और ये कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी, अगर किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं अब अगले सवाल की ओर, चौथा नंबर। इस टाइप का सवाल एग्जाम में एगो जरूर पूछेगा। ठीक है, ध्यान से दिखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन टाइप से। ठीक है, देखेंगे कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो जीरो से, ठीक है, बड़ा है कौन a प्लस बी, और a प्लस बी से बड़ा है कौन है 90 डिग्री, तो a बड़ा होना चाहिए b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है √3। ठीक है देखेंगे, और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि tan a माइनस बी। ठीक है, tan a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है थोड़ा सा। अच्छा, मान लीजिए कि ये 10 को खत्म कर दिया, हम 10 को कोची कर दिए खत्म कर दिए, और जब 10 को खत्म कर दिए तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि a प्लस बी बराबर, अच्छा tan a प्लस बी का √3, 10 में कितने डिग्री कौन का वैल्यू होता है √3, तो tan 60 का वैल्यू होता है कितना √3 होता है हमारा, तो tan 60, अच्छा √3 के जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 30 डिग्री, क्योंकि tan में 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो यहाँ से और भी ये इक्वेशन नंबर कितना बन गया 2। ठीक है, अब यहां से हम लोग कोची कर सकते हैं ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ए और बी का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये ए माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर कितना 2। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, अब समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारा दो चर वाला रेखिक समीकरण बन गया, कितने चर वाला दो चर वाला रेखिक समीकरण। जब दो चर वाला रेखिक समीकरण बन गया तो अब किसी भी चर को गुणांक को बराबर करना है, तो देखते हैं ए चर और बी चर के गुणांक बराबर है, इसको साइन को देखना है, बी के देखते हैं गुणांक बराबर और प्लस माइनस है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण एक, ठीक है, समीकरण एक हुआ समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण दो को जोड़ने पर ये भी लिख सकते हैं, या तो ये भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब देखेंगे ये एगो ए मिलकर के के गो ए, ये दो गो ए, और बराबर ये 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से हमें ए का वैल्यू चाहिए, तो 2a बराबर कितना आ गया 90, तो ये a बराबर कितना हो गया ये 90/2, यानी कि 45 डिग्री, यानी कि a का जो वैल्यू निकल गया वे कितने डिग्री निकल गया 45 डिग्री, कितना निकल गया 45 डिग्री। कोई दिक्कत है, अब हम a और b, अब b का भी वैल्यू ज्ञात करना है हमें, तो b का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू रख देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा b का वैल्यू। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट में, किसमें समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान
कोची करने पर, रखने पर। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर, a प्लस बी बराबर कितने डिग्री, 60 डिग्री, और a का वैल्यू कितना निकला है 45 डिग्री, और ये प्लस का b बराबर कितने डिग्री, 60 डिग्री, तो ये b बराबर 60 डिग्री, और ये माइनस का 45 डिग्री, तो ये b बराबर कितने डिग्री, 15 डिग्री। यहाँ से b का वैल्यू देखेंगे 45, एक की जगह 45, ये प्लस में था तो उधर जाकर के किस में, माइनस में, 60 में 45 चल जाएगा तो कितना, 15। हमें ए और बी का वैल्यू पूछा था, तो ए का वैल्यू जो निकल गया वो कितने डिग्री निकल गया, 45 डिग्री, और ये बी का वैल्यू कितना निकल गया, ये निकल गया 15 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा था। देखेंगे, अब देखेंगे जीरो से बड़ा होगा ए प्लस बी का वैल्यू, 45 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 होगा, और ए प्लस बी से वैल्यू बड़ा है 90 डिग्री का, बड़ा है कि नहीं इससे, और ए बड़ा है बी से, देखो ए बड़ा है बी से, है कि नहीं। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू ज्ञात कर दिए, यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अगर किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि समीकरण 8x प्लस 5y बराबर 9 एवं 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। देखेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करने से सबसे पहले आप इसको इस रूप में ले आइए, जो कि हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। वे होता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी, और ये बराबर का 0। ये होता है इसका व्यापक रूप। कोई दिक्कत, अब इसी रूप में लाना है, इसे कुछ करना है, इसी रूप में लाना है। तो देखेंगे इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है। इक्वेशन दिया हुआ हमारा 8x प्लस का 5y बराबर का 9, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस का ये 2y बराबर का 4, इक्वेशन नंबर 2। सबको उस रूप में लाना है। ठीक है, तो उस रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8x प्लस का 5y और ये माइनस का 9 बराबर का 0 होगा, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आकर के किस में, माइनस का 9, इक्वेशन नंबर ये कितना बन जाएगा 3। और दूसरा लिखेंगे 3x प्लस का ये 2y और माइनस का 4 बराबर का 0, इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा 4। यहां तक में अगर किसी को लिखने में कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, x लिखना है, ऊपर पे क्या लिखना है, x। अगर हमें x का वैल्यू लिखना है तो x वाला जो चर है इसको झाप देना है। अब बाकी बात जो बचेगा कोना कोनी गुना कर देना है। तो ये कोना कोनी 5 गुना माइनस 4, 2 गुना माइनस का 9, कोना कोनी गुना कर देना है। तो ये 5 गुना माइनस का 4 है ना, और ये यहाँ पे माइनस देना है। ठीक है, और उसके बाद 2 गुना माइनस का 9, ये 2 गुना माइनस का 9, और यहाँ पे बराबर देना है। अब लिखना है y वाले को, किसको लिखना है, y वाले को। तो अब यहाँ पे लिखेंगे y को लिखेंगे माइनस के साथ में, किसके साथ में लिखेंगे, माइनस के साथ में। अगर y वाले को लिखना है ना तो y को झांप देना है। तो जब y को झांप देंगे तो क्या क्या बचेगा, देखेंगे अगर हम y को झांप दिए, खत्म कर दिए, क्या बचा, ये 8 गुना माइनस 4 और ये 3 गुना माइनस 9, यही बचा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये 8 गुना, ठीक है, देखेंगे 8 गुना एक्स का लिखते हैं, ये 8 गुना माइनस का 4 और ये माइनस 3 गुना माइनस का 9, 3 गुना माइनस का 9। फिर यहाँ पे बराबर देंगे और उसके बाद अचर पद को लिखेंगे, और अचर पद को लिखते हैं एक के साथ में, तो अचर पद को झापेंगे तो 8 गुना 2, 3 गुना 5। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, ये 8 गुना 2 और माइनस ये 3 गुना 5, ये लिखेंगे। और उसके बाद अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, कैलकुलेशन। देखेंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये x है तो ये x लिखेंगे, अब बटे 5 चौके 20, ये माइनस का 20 और ये प्लस माइनस 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 प्लस गुना कर देंगे, और 2 नमा 18 बराबर ये माइनस का y बटे 8 चौके 32, ये माइनस का 32 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 27 बराबर 1 बटे का 8 दूना 16 और ये 3 पचे 15, कर दिए कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे कि अब ये x, ये 18 प्लस में 20 माइनस में, प्लस माइनस घटने का क्रिया, अब 18 में 20 गए कितना बचेगा 2। ठीक है, 20 में 18 गया 2, अब बड़का साइन माइनस का तो माइनस का 2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि x बटे का माइनस का 2 और ये माइनस का y बटे
अब ये प्लस है और ये माइनस, 27 के आगे में प्लस, 32 के आगे में माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, 32 में 27 चल जाएगा, कितना बचेगा 5। अब बड़का साइन माइनस का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 5 अब बराबर 1/1, क्योंकि 16 में 15 चल जाएगा तो कितना बचेगा 1। एक बार x को अचर के साथ में, एक बार y को अचर के साथ में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखेंगे, ये x बटे का माइनस का 2 बराबर 1/1, और ये माइनस का y बटे माइनस का 5 बराबर 1/1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे x गुना 1 कर देंगे तो कुछ हो जाएगा x अब बराबर माइनस का 2 और प्लस का 1, प्लस माइनस ये माइनस का 2 यहाँ से आ गया, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y गुना 1 कर देंगे तो y और 5 का 5, यहाँ से x और y, तो x का वैल्यू कितना निकल गया माइनस का 2 और y का वैल्यू कितना निकल गया प्लस का 5। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आज इतना ही, क्योंकि रेगुलर हम 5 प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। आज इतना ही, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।